इसका एक जवाब मेरे पास भी है। आप इसलिए कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया ने दिमाग में कचरा भर दिया है। कल्पना के लिए जगह ही नहीं है। चैनलों के डिबेट के टॉपिक देखिए, अंग्रेजी और हिंदी के चैनल एक समान नजर आते हैं। अलग अलग भाषाओं में मुद्दा एक ही है। मुद्दों का ऐसा एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इश्यूज, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए आर्थिक असमानता की राजनीतिक चेतना को ध्वस्त किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हाल फिलहाल की हेडलाइनों के नमूनों को देखिए जो अलग अलग चैनलों पर चले हैं। Who is fear mongering about the Gyan-Gapi survey? Question mark. Kashmiri Pandits under threat. Gupkar gang blames film. When will the politics stop? Question mark. Gyan-Gapi row. What do the people think about the issue? Question mark. Tracking the Mandir Masjid legal battle. Top lawyers debate. अब हिंदी में देखिए, शिवलिंग या फव्वारा, कैसे होगा निपटारा? ज्ञान-वापी मस्जिद, सच की आहट, कैसी तिलमिलाहट? प्रश्नवाचक चिन्ह। कण कण में शंकर है, ज्ञान-वापी मंदिर है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मंदिर मंदिर पता चला है डैश डैश डैश। मानो तो महादेव, न मानो तो फव्वारा। पिछले 2-3 दिनों के डिबेट के टॉपिक को ही देख लें तो एक थ्योरी निकल कर आती है। मेरी थ्योरी है, लेकिन आप भी पेटेंट करा सकते हैं। आप देख पाएंगे कि गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस के आसपास ही डिबेट कर रहे हैं। इसी का कवरेज ज्यादा है। ओह माय गॉड, 1000 सिलेंडर के रेट हो गए इस देश में। हम सभी जानते हैं कि महंगाई का मुद्दा लोगों का राजनीतिकरण कर सकता है। जब वे फीस नहीं भर पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, पता चलेगा कि मैं क्या झेलता हूं। समृद्धि केवल आर्थिक नहीं होती, यह सोच ही भारतीय नहीं है। केवल धन से मानसिक सुख नहीं मिलता है, धर्म से भी मिलता है। और धर्म के नाम पर नफरत का ज्वार उठे तो सुख नहीं, परम सुख मिलता है। इंसान चरम से परम पर पहुंच जाता है। तभी तो करोड़ों लोग कई हफ्तों से धर्म संसद, हिजाब, शोभा यात्रा, लाउड स्पीकर, कश्मीर फाइल्स, बुलडोजर, ज्ञान-वापी मस्जिद, ताजमहल जैसे मुद्दों के आसपास ही डिबेट में उलझे। इन सभी मुद्दों में कई बातें कॉमन। एक समुदाय से अतीत का बदला लेना, उसे अपमानित करना, असुरक्षित कर देना, नए नए मुद्दों और दावों से लगातार उसे विस्थापित करते रहे। इन अनगिनत मुद्दों से हर दिन उसका विस्थापन किया जाता है। संविधान की सुरक्षा होते हुए भी धर्म के नाम पर भयंकर असुरक्षा पैदा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इशारों में और कई बार साफ साफ कह चुका है। हेट स्पीच का मामला भी उसी आधार पर चल रहा है। क्या आपने सुना है कि महंगाई से त्रस्त जनता गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया को देखना नहीं चाहती है? करोड़ों लोग देखते हैं, रोज देखते हैं, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जिनसे जनता महंगाई के कष्ट को भुला पाती है। थॉमस पिकेटी जैसे अर्थशास्त्री इस बात को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि धार्मिक पहचान की समानता और उससे मिलने वाले मानसिक सुख का कोई आंकड़ा नहीं होता है। तमाम गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया के चैनलों पर फ्लैश करती ये हेडलाइन बता रही है कि तेजी से मुद्दे बदल रहे हैं, लेकिन सभी मुद्दे नेशनल सिलेबस के भीतर के ही हैं। बुलडोजर नहीं तो ताजमहल है, ताजमहल नहीं तो लाउडस्पीकर है। अप्रैल और मई के पहले सप्ताह तक आप क्या देख रहे थे, उसी के ये चंद नमूने हैं जो चैनलों पर चले हैं और चले आ रहे हैं। मई के पहले हफ्ते में आप अजान बनाम चालीसा के विवाद में उलझे थे, तभी बुलडोजर का विवाद आया, उसी के बीच ज्ञान-गापी शुरू हो गया और इन दिनों यही सब दिन रात चल रहा है। करोड़ों लोगों का देखना और देखते जाना बता रहा है कि लोगों को धन नहीं, धर्म चाहिए। 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। जनता आराम से 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रही है, बल्कि उससे भी अधिक दाम दे रही है। अलग अलग श्रेणियों की महंगाई 9 साल में रिकॉर्ड स्तर पर है तो 25 साल में सबसे अधिक स्तर पर है। धार्मिक पहचान की समानता के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है न्यूज चैनल। इस तरह के डिबेट में 5 रुपए खर्च नहीं होते, 5 रुपए भी नहीं। मैं स्टूडियो के एसी और बल्ब का खर्चा वगैरह नहीं जोड़ रहा।
आपको धार्मिक कार्यों के लिए मौलवी भले न मिले, लेकिन डिबेट के लिए मौलाना जरूर मिल जाते हैं। उनके सामने पंडित भी आ जाते हैं और ऐसी बहसों को लाखों लोग झूमकर देख रहे होते हैं। इन बहसों में प्रश्नवाचक चिन्हों की भूमिका पर अलग से किसी को रिसर्च करना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन मार्क लगाकर डिबेट के टॉपिक को नॉर्मल किया जा रहा है। इन बहसों के जरिए बिना पत्रकारिता किए ही आप पत्रकार कहलाते हैं। विज्ञापनों की भरमार बनी रहती है, लागत जीरो, कमाई हीरो। एक डॉक्टर को भी सर्जन कहलाने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, मगर गोदी मीडिया एक ऐसी पत्रकारिता लेकर आया है जिसमें पत्रकार कहलाने के लिए सबसे पहले पत्रकारिता ही छोड़ देनी पड़ती है। YouTube में जाकर इस कार्यक्रम को कई बार देखिए, आपको पता चलेगा और एक दर्शक के नाते आप अपनी समझदारी पर गर्व करेंगे। और हां, कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे शो का लिंक शेयर करके देखिए, एक बार तो देखिए। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि बार बार लालू यादव को निशाना बनाया जा रहा है, बार बार छापे पड़ जाते हैं। लेकिन क्या इन छापों के पीछे बिहार में फिर से बन रहे किसी राजनीतिक समीकरण का भी रोल है? लालू यादव के वकीलों के देर से पहुंचने की वजह के लिए इस पर एक केस स्टडी होनी चाहिए कि 86 मामलों में जमानत लेने के लिए एक व्यक्ति की क्या हालत हो जाती होगी। आजम खान ने 86 मामलों में जमानत ली है। उनकी जमानत के विरोध में यूपी सरकार ने भी कई वकील उतारे होंगे। उस पर जनता का कितना पैसा खर्च हुआ, इसका भी आंकड़ा आ जाए तो पता चले कि आजम खान के मामले में राजनीति की कितनी कीमत जनता ने चुकाई है। आज सपा नेता आजम खान जमानत पर जेल से बाहर आ गए। फरवरी 2020 से आजम खान जेल में। समय और जगह की कमी के कारण हम सभी 87 मामलों का जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। 86 मामलों में जमानत मिल गई थी। एक मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने उनके मामले को देखते हुए कहा कि अजीबोगरीब तथ्य हैं। पहले हाईकोर्ट को फैसला लेने के लिए कहा, लेकिन जब 137 दिनों तक फैसला नहीं आया तब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत की अर्जी पर फैसला 4 दिसंबर से ही सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत देने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है और जमीन पर कब्जा और ठगी के मामले में अंतरिम जमानत दे दी। यूपी सरकार ने कोर्ट से कहा कि आजम खान भू माफिया हैं और आदतन अपराधी हैं। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि पिछले 2 सालों से तो आजम खान जेल में ही बंद हैं, तो धमकाने की बात कहां आती है। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि जब सारे मामलों में जमानत हो गई है तब आजम खान के खिलाफ नया केस कैसे दर्ज हो रहा है। क्या यह संयोग मात्र है या कुछ और है? कोर्ट ने इस पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है और फैसला दिया है। सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आजम खान को बधाई दी है और स्वागत किया है। अखिलेश ने कहा है कि जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। असम के 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 7 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। रतनदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती। वरना सोमवार से जब से जमुना मुख के उनके गांव इस बाढ़ से बचकर जो अनाज बचा है वो भी पटरी पर सुखाया जा रहा है। जयपुर में के दिन सोच सकते हैं कि यह सब कब तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जिला जज को